नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है और इस मौके पर किसान जश्न भी मना रहे हैं। जश्न मनाना उनका बनता भी है, क्योंकि उन्होंने एक जिद्दी प्रधानमंत्री और एक अड़ियल सरकार को झुकाकर 3 काले कानूनों को वापस करवाने में सफलता हासिल की है। लेकिन उनकी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। कई मोर्चे उन्हें फतह करने हैं और उसमें सबसे पहला जो मोर्चा उनके सामने है, वो है एमएसपी को लीगल गारंटी देना, उसको एक वैधानिक अधिकार दिलवाना। और इसके लिए वो पूरा जोर भी लगा रहे हैं। सरकार इस मामले में खामोश है, वो कुछ कह नहीं रही है, मगर सरकार के पक्षधर पत्रकार और अर्थशास्त्री लगातार ये कह रहे हैं कि एमएसपी को अगर वैधानिक दर्जा दिया गया तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। उनमें से एक बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार पर आर्थिक बोझ बहुत बढ़ जाएगा। सवाल उठता है कि क्या एमएसपी को वैधानिक अधिकार देने से कोई बड़ी समस्याएं खड़ी होने वाली हैं, या समस्याओं के नाम पर ये अधिकार न देने का एक खेल खेला जा रहा है। जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरविंद कुमार हमारे साथ हैं। उन्होंने एमएसपी पर लगातार शोध किया है, बहुत काम किया है, इसलिए वो इस मामले में आपको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि स्थिति क्या है। प्रोफेसर अरुण, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। पहला सवाल ये जो इसको लेकर, हालांकि 4-5 एस्पेक्ट हैं इसके, और आप बताएंगे तो और भी कई निकल सकते हैं, लेकिन पहला जो ये कहा जा रहा है कि अगर वैधानिक दर्जा दिया गया तो सरकार पर आर्थिक बोझ बहुत बढ़ जाएगा और इसलिए ये संभव नहीं है या ये करना व्यवहारिक नहीं है। इससे आप कहां तक सहमत? मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं तो काफी समय से लिखता चला आ रहा हूं कि एमएसपी सारे के सारे जितनी फसल हैं सब पे मिलना चाहिए। उसके कई वजह हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब एमएसपी सब फसलों पे मिलेगा तो फिर किसान गन्ना और जो चावल और गेहूं है उसकी तरफ झुकाव जो उसका रहा है उसकी तरफ झुकाव नहीं रहेगा, बाकी भी फसलें उगाएगा जो फसल उस इलाके के लिए सही है। जैसे गन्ना है वो महाराष्ट्र में उगाया जाता है जहाँ पे पानी की कमी है, तो वहां पे वो कुछ और उगाएगा। हाँ, फिर उसी तरह पंजाब है जहाँ पे कि चावल की खेती में बहुत पानी चाहिए होता है, जबकि वहाँ पानी कम है, उससे जो जमीन के अंदर पानी है उसकी बहुत कमी हो रही है। तो वो सारी चीजें बदल जाएंगी क्योंकि वो चावल की जगह फिर और उगाएगा जो उस क्लाइमेट के लिए सही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एमएसपी जब सारी क्रॉप्स के लिए होगा तो एक तो जो अभी इतना ज्यादा 100 मिलियन टन का स्टॉक है जबकि हमें चाहिए 30 मिलियन टन का, तो एक्स्ट्रा स्टॉक होल्डिंग है क्योंकि लोग ज्यादा चावल और गेहूं उगा रहे हैं। उसी तरह गन्ने में जो एरियर्स हैं, ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरा, पर्यावरण को फायदा मिलेगा। तीसरी बात यह है कि जब आपको सही दाम मिलेगा तब आपकी आमदनी बढ़ेगी। अगर आपको दाम सही नहीं मिलेगा तो आमदनी कम रहेगी। तो अभी जो किसानी है उसमें गरीबी सबसे ज्यादा है हमारे देश में, तो इसीलिए है क्योंकि जो किसान को उचित दाम नहीं मिल रहा, जितना उसकी लागत है उतना भी उसको पैसा नहीं मिलता है, खासकर जो छोटे और जो मझौले किसान हैं, इसीलिए उनकी हालत खराब है। और इसीलिए जो आंकड़े आए हैं कि एवरेज जो किसान है वो 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है, उस 27 रुपए में कैसे वो परिवार का निर्वाह करेगा। और ये दिल्ली के सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में भी आया कि हमारे देश में 90% जो लोग हैं वो 10,000 रुपए प्रति माह से कम खर्च करते हैं परिवार के तौर पे, तो वहां पे हालत खराब है। सबसे ज्यादा हालत इसमें किसानी में है। तो इसलिए किसान को सही दाम जिस दिन मिलेगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, और वो आमदनी जब बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी पे आएगी। जब तक किसानी में परेशानी रहेगी अर्थव्यवस्था में भी तरह तरह की परेशानियां आती रहेंगी। अब ये सवाल उठता है कि एमएसपी को लागू करने से क्या सरकार जो बैंकरप्ट हो जाएगी, जैसा कि कई लोग कह रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, कृषि का उत्पादन हमारे जीडीपी का 14% है, तो 200 लाख करोड़ पे मान लीजिए 28 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकार अगर एमएसपी सारे जो फसल पे देगी तो 28 लाख करोड़ रुपया उसको साल में चाहिए। तो ये लोग कहते हैं कि बजट तो 34 लाख करोड़ रुपया है, तो 28 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आएगा। पर जो एमएसपी में होगा क्या, जब आप एमएसपी डिक्लेयर करेंगे तो जब दाम एमएसपी से कम जाएगा तभी आपको वो फसल में आपको उठाना पड़ेगा, उसको प्रोक्योर करना पड़ेगा। अगर दाम एमएसपी से ऊपर है तो आपको प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं है, वहां तो प्राइवेट ट्रेड है, प्राइवेट ट्रेड तो उसको उठाएगा ही और उसको जो है सप्लाई करेगा। दूसरी बात ये कि 28 लाख करोड़ जो है, क्या अगर जब सरकार पूरा 28 लाख करोड़ रुपए खर्च करके सारी फसल अपने गोदाम में भर लेगी
तो सब क्या भूखे मरेंगे क्या? वो तो जो जितना प्रोक्योर करेगी उतना तो जो सप्लाई भी करना है ना? अगर वो सप्लाई नहीं करेगी तो लोगों के पास खाने पीने को नहीं रह जाएगा और दाम बहुत तेज हो जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि जो सरकार बैंकरप्ट हो जाएगी, ये बात सही नहीं है। जैसे बिजनेस होता है, उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, उसने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको जो है वेजेस पे किए, उससे जो माल जो है बनाया और माल को बेचा, फिर जब पैसा आया तो उससे फिर जो उसने जो खरीद लिया। तो ये जो होता है वर्किंग कैपिटल, उसी तरह से सरकार को भी वर्किंग कैपिटल चाहिए और 5% जी चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल। तो 28 लाख करोड़ का अगर 5% उसको चाहिए तो ये समझिए करीब जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। अभी जो 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए होगा एमएसपी को लागू करने के लिए, तो वो तो आज की सब्सिडी से बहुत कम है। आज तो अगर आप देखें तो जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, राइट टू फूड में 1 रुपए 2 रुपए किलो पे जो दिया जा रहा है, बाकी तरह तरह की सब्सिडी है। ये सब्सिडी क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जब किसान गरीब है, किसानी में गरीबी है, तो वहां पे वो जो अपना उनके बच्चे हैं, बीवी है, वो सब कुपोषण से पीड़ित है। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, उसमें दिखाया है कि 40% महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषण का मतलब है कि आपकी सारी स्कीम होने के बावजूद लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है या सही ढंग का खाना नहीं मिल रहा है। अगर उनकी आमदनी सही होगी तो अपने आप खाना खरीद लेंगे, फिर आपको सप्लाई करने के नहीं चाहिए। तो जो हम इतने सारे किसानों को गरीबी में रखते हैं, उसी की वजह से ये सारी सब्सिडी है। तो ये 3-4 जी लाख करोड़ रुपया जो ये खर्च किया जा रहा है, वो लोगों को गरीबी में रखने में खर्च किया जा रहा है। जबकि अगर आप एक रैशनल स्कीम कर लेंगे और एमएसपी सारी क्रॉप्स में देंगे तो आपका खर्चा 1.5 लाख करोड़ ही आएगा। वजह उसकी सिंपल है, अभी 100 मिलियन टन का आपको फूड ग्रेन का स्टॉक रखना पड़ रहा है, जबकि चाहिए 30 मिलियन टन का ही। तो 70 मिलियन टन के जो अभी रख रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें से बहुत सारा सड़ जाता है, फिर आप उसको जो है मुफ्त में सप्लाई कर रहे हैं, उसको 1 रुपए 2 रुपए में सप्लाई कर रहे हैं, तो वो सब्सिडी हो जाती है। वो सारा खत्म हो जाएगा। जिस दिन किसान की आमदनी सही हो जाएगी तो उसको इस सब में जो खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ किसान के साथ वर्कर है, वर्कर की आमदनी भी सही होनी चाहिए, उसको लिविंग वेज मिलनी चाहिए। तो अगर किसान को सही दाम मिले और वर्कर को सही अपनी वेज मिले, तो दोनों को जी मिला के फिर आपकी सब्सिडी बिल कम हो जाएगा। जी अरुण जी, तो दो चीजें आपने बड़ी महत्वपूर्ण की। पहली बात तो ये कि सरकार को उतनी रकम खर्च नहीं करनी है जितनी बताई जा रही है। तरह तरह के फिगर आ रहे हैं कि सरकार को 11 लाख करोड़ खर्च करने पड़ेंगे, 15 लाख करोड़ खर्च करने पड़ेंगे, 25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये खर्च है नहीं, दरअसल ये बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, अगर एमएसपी दे दी गई तो सरकार की सब्सिडी का खर्चा बच जाएगा और वो यहां पर इस्तेमाल हो सकता है और बेहतर ढंग से इस्तेमाल हो सकता है। सब्सिडी में बहुत तरह के लीकेज होते हैं, यहाँ पर लीकेज की संभावना नहीं रहेगी और किसानों को और आम लोगों को कुपोषण से भी मुक्ति मिलेगी। तो एमएसपी कई मायनों में सरकार के लिए भी मददगार है और देशवासियों के लिए भी मददगार है, केवल किसानों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मददगार साबित होगी। तो एमएसपी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि वर्कर को भी लिविंग वेज मिलनी चाहिए। अभी जो उसको तनख्वाह मिलती है उसमें वो जो अपना खाना पीना पूरी तरह से नहीं कर पाता है, बच्चों की पढ़ाई पे नहीं खर्च कर पाता है, अपने स्वास्थ्य पे नहीं खर्च कर पाता है। और पैंडेमिक में यही देखा गया है कि जो सबसे गरीब तबका है वही सबसे ज्यादा पिसा, वो उसको पलायन करना पड़ा शहर से गांव में, और गांव में भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। वो वापस शहर आया, यहाँ पे फिर स्थिति खराब हुई तो फिर वापस गया। तो यानी कि जो हमारे गरीब हैं, और इसमें मैं मानता हूं कि अगर दिल्ली का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे मान के चलें तो जो एवरेज में जो 90% जो देश की जनसंख्या है वो 10,000 रुपए से कम परिवार के तौर पे रहती है। यानी कि वो एसेंशियल जो एक्सपेंस है वो भी नहीं खर्च कर पाते हैं। तो अगर लिविंग वेज होगी तो फिर वो पर्याप्त मात्रा में खाना पीना खरीदेगा। जब पर्याप्त मात्रा में खाना पीना खरीदेगा तो स्टॉक होल्डिंग नहीं होगी और जो दाम एमएसपी के नीचे नहीं जाएगा। जब दाम एमएसपी के नीचे नहीं जाएगा तो सरकार को उसको प्रोक्योर भी नहीं करना पड़ेगा। पर इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी जरूर आएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी आएगी कि 100-200 आपकी क्रॉप्स हैं, उनमें आपको सब में आपको प्राइस मॉनिटर करना पड़ेगा, जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग स्थिति होगी। तो जैसे कि हमने जो गेहूं में और चावल में किया है कि प्रोक्योरमेंट सेंटर बना दिए, तो अगर आप एक हर गांव में ये डिसाइड कर लें कि 10 किलोमीटर के दायरे में एक मंडी होनी चाहिए, उस मंडी में प्रोक्योरमेंट के साधन होने चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए। ये करना कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस है। अगर आप जब वो पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट यूपी में कर सकते हैं तो सारे देश में भी कर सकते हैं। उसके लिए जी स्टेट्स का कोऑपरेशन जरूरी है। पर अगर जिस दिन जी आप वो कर लेंगे तो आप फिर एमएसपी को इंप्लीमेंट कर पाएंगे।
अभी समस्या क्या है कि 23 क्रॉप्स में तो एमएसपी डिक्लेयर होता है, लेकिन 3 क्रॉप में ही वो जो इम्प्लीमेंट होता है, बाकी में नहीं होता है। तो अगर आप 150-200 जो फसलों में करेंगे तो और ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात जरूर है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमें सुदृढ़ करना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल जी विल होगी तो हम कर लेंगे, पॉलिटिकल विल नहीं होगी तो हम उसमें भी कहेंगे। तो आज जो कहा जा रहा है कि बहुत सारी परेशानियां आएंगी, पर सवाल ये है कि जी आज की परिस्थिति में भी बहुत सारी परेशानियां हैं। हम जो किसान को और जो वर्कर को गरीबी में मेंटेन कर रहे हैं। जी अरुण जी, पे यहाँ पर जो परेशानियों का जिक्र किया उसमें एक बड़ी परेशानी ये बताई जा रही है कि फिर जो ट्रेडर्स हैं, अगर महंगा हो जाएगा अनाज या वो उत्पाद तो खरीदेंगे ही नहीं, और खरीदेंगे नहीं तो किसान और मारा जाएगा, क्योंकि एमएसपी तो निर्धारित होगा वो फार्मूले के तहत, और किसान बेहतर कीमत चाहेंगे, जो लागत है उसका 50% कम से कम चाहेंगे। और अगर लागत बढ़ी, माफ कीजिएगा, ये एमएसपी के जरिए कीमतें बढ़ी, तो फिर दिक्कत होगी उसको बेचने के लिए, क्योंकि सारा तो सरकार खरीदेगी नहीं, और ट्रेडर ने अगर खरीदने से मना कर दिया तो वो अनाज कहाँ जाएगा, किसान बेच नहीं पाएगा, तो उसकी हालत और खराब हो सकती है। एक तर्क ये दिया जा रहा है। पर ट्रेडर क्यों नहीं खरीदेगा? ट्रेडर तो जो अपना फायदे के लिए खरीद रहा है, उसको प्रॉफिट मिलेगा। जब अगर आपके जो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर आप वर्कर्स को जो बेटर आप तनख्वाह देंगे, तो वहां पे डिमांड बढ़ेगी। अभी जो 40% कुपोषण है ना, वहां पे डिमांड बढ़ेगी हर चीज की। और दूसरी तरफ जो गेहूं है और चावल है, उसकी जो उपज कम हो जाएगी, क्योंकि जो लोग वो बाकी तिलहन है, दालें हैं, जिसको अभी आप इंपोर्ट करते हैं, वो उगाएंगे, तो वहां पे भी डिमांड बढ़ेगी, है ना, वहां पे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है जब सरकार एमएसपी डिक्लेयर करेगी तो और खासकर जो वर्कर है उसको सही तनख्वाह मिलेगी, तो फिर ये शॉर्टेज जो है वो हो जाएगी फसलों की, तो दाम अपने आप चढ़ेंगे। तो ये बात जरूर है कि इन्फ्लेशन होगा, और इन्फ्लेशन को फिर मिडिल क्लास और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो रेजिस्ट करेगा कि इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन से हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। पर ये नहीं है कि ट्रेडर खरीदेगा नहीं, ट्रेडर तो जरूर खरीदेगा, वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है ना। तो जब दाम नीचे गिरेगा, तब सरकार खरीदेगी। जब दाम एमएसपी से ऊपर रहेगा तो ट्रेडर अपने आप खरीद के उसको बेचेगा, क्योंकि उसको तो दाम दाम से मतलब है कि उसको जो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट बरकरार रहेगा। अब जब एमएसपी का मैकेनिज्म सारे देश में लागू हो जाएगा तो ट्रेडर अनाप शनाप प्रॉफिट नहीं कर सकता है। अभी क्या करता है कि वो जो किसान से खरीदता है सस्ते दाम पे और बाजार में बेचता है ज्यादा महंगे दाम पे। तो जब एमएसपी लागू हो जाएगा तो उसके लिए एक और जो जरूरी चीज है कि सब किसानों को क्रेडिट मिलना चाहिए। अभी क्या है, ट्रेडर की होल्ड क्या होती है कि वो किसान को जो क्रेडिट देता है और क्रेडिट के बदले वो फिर अनाज उससे ले लेता है, और जिस दाम पे अनाज लेता है वो कम दाम पे लेता है। खासकर जो हमारे किसान हैं उनको पैसा चाहिए होता है, फसल जब आती है, तरह तरह के काम होते हैं, तो वो जल्दी पैसा लेने के लिए वो ट्रेडर को बेच देते हैं। पर अगर एमएसपी एश्योर्ड होगा और ट्रेडर भी एमएसपी पे खरीदेगा, सरकार भी मंडी में एमएसपी पे खरीदेगी, तो फिर ट्रेडर को भी उतने ही दाम पे मिलेगा और उतना ही प्रॉफिट होगा। तो ये कहना कि जी ट्रेडर अपना हाथ खींच लेगा तो ट्रेडर क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा क्या? जैसे कि मैंने कहा कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो सरकार पूरा 15 लाख करोड़ 17 लाख करोड़ का खरीद लेगी, तो क्या हम जो गरीबों को आम आदमी को भूखा मारने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं क्या? और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ट्रेडर ने खींच लेगा, तो ट्रेडर अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेगा। वो तो जिस दाम पे खरीदेगा उसमें एक प्रॉफिट करके उसको जो शहर में बेचेगा, बाकी जगह बेचेगा। तो ये भी बात मुझे तर्क समझ नहीं आता है कि किस प्रकार से कहा जी जा रहा है। में जी जो अभी आपने, इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वहां पे दिक्कत आ सकती है कि आपका जब जी दाम उस पर ज्यादा बढ़ आएंगे, जाएगा। उस पर आएंगे, लेकिन अरुण जी अभी आपने कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो हाँ, इसका कुछ कैलकुलेशन आपने किया होगा, कितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा? इतना तो नहीं बढ़ेगा कि आम आदमी पहले ही महंगाई के बोझ से दबा हुआ है और अनाज और महंगा हो गया तो उसका जीना मुहाल हो जाए। देखिए इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, है ना, 6% संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। और जो असंगठित क्षेत्र है उसकी जब आप तनख्वाह बढ़ा देंगे, तो उसको लिविंग वेज देंगे, तो उसी अनुपात में बढ़ाएंगे जिस पे दाम होंगे। तो इसलिए उनकी परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तनख्वाह भी ज्यादा मिलेगी। अब ये मिडिल क्लास है और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे जरूर मार पड़ेगी, लेकिन वो 6% है। तो मेरा ये कहना है कि क्या हम मिडिल क्लास का और जो बिजनेस क्लास है उसका लिविंग स्टैंडर्ड, किसान के लिविंग स्टैंडर्ड को और जो वर्कर के लिविंग स्टैंडर्ड को कम रख के कर रहे हैं? आज यही हो रहा है कि आज जब किसान का लिविंग स्टैंडर्ड कम है
वर्कर का लिविंग स्टैंडर्ड कम है, इसलिए मिडिल क्लास का जो प्रॉस्पेरिटी है और जो बिजनेस है उसका बिजनेस सस्ता हो जाता है, उसको जो ज्यादा होता है, अर्बनाइजेशन होता है। लेकिन हमें ये सब बैलेंस करना है, क्योंकि इक्विटी का सेंस आना चाहिए हमारे जो पॉलिसीज में, कि अभी हम गरीबी मेंटेन कर रहे हैं जिससे कि मिडिल क्लास और बिजनेस का बेहतरी हो। तो इसलिए जस्टिस के सेंस में अगर आप देखें तो फिर मिडिल क्लास जो है उसको, मिडिल क्लास में कितने होंगे, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के सर्वे में 98% लोग तो 50,000 रुपए प्रति माह से कम खर्च करते हैं। तो अगर ये मान लिया जाए कि जब मिडिल क्लास 3%, 4%, 5% है तो उनके ऊपर जरूर मार पड़ेगी, लेकिन जो 95% हैं उनको तो बेहतरी होगी, किसान को ज्यादा मुआवजा मिलेगा अपने उसका फसल का, और जो वर्कर है उसको लिविंग वेज मिलेगी। तो 95% को देखते हुए अगर 5% का लिविंग स्टैंडर्ड पे असर पड़ेगा तो एक मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक फेयर चीज है। यहाँ पे जी पॉलिटिकल इकोनॉमी जरूर आएगी, क्योंकि जो मिडिल क्लास है, जो इलीट क्लास है, वही पॉलिसी कंट्रोल करता है। तो किसानों का जो दबाव बन रहा है, तो किसानों को वर्कर के साथ मिलकर जो दबाव डालना चाहिए इस पे कि उनके लिए जो होना चाहिए वो करना जरूरी है, और मिडिल क्लास का सिर्फ लिविंग स्टैंडर्ड और अपर क्लास का लिविंग स्टैंडर्ड, उससे हमें नहीं चलना चाहिए। जी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात आप कर रहे थे। पहले ही हमारे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे हैं, उनको बेचना मुश्किल होता है, ये कहा जाता है। और अगर एमएसपी लागू हुआ तो वो और महंगे हो जाएंगे। तब क्या स्थिति होगी? हमारा उत्पादन पहले ही ज्यादा हो रहा है, उसके रखने की समस्या है। हम अगर घर में उतनी खपत नहीं कर पाएंगे, बाहर भी नहीं बेच पाएंगे तो क्या होगा? दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि पूरा पैकेज चाहिए होगा। इस पैकेज में आपको रोजगार भी पैदा करना पड़ेगा, वर्कर को लिविंग वेज भी देनी पड़ेगी, और किसानों को जो है सही आपको दाम देना पड़ेगा। अगर ये होगा तो जो डिमांड कम नहीं होगी, डिमांड तो बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी कुपोषण से 40% लोग जो पीड़ित हैं, महिलाएं और बच्चे, वो ज्यादा खपत करेंगे तो अपने आप डिमांड हो जाएगी और फिर हमारे यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी, है ना। तो अभी क्या हम जो कंफ्यूज कर देते हैं, हम आज का जो एक्सेस स्टॉक है उसको लेके नई स्थिति में जब डिस्कस कर रहे हैं, जबकि नई स्थिति में वो एक्सेस स्टॉक होगा ही नहीं। जब आपका जो गेहूं है और चावल है, जिसपे क्योंकि प्रॉफिट बहुत है, तो हम तिलहन पे नहीं जाते, हम दालों पे नहीं जाते, बाकी और चीजों पे नहीं जाते हैं, वहां पे शॉर्टेज होती है तो इंपोर्ट करते हैं। तो जब वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसमें मैं ये नहीं कहता कि अगले साल हो जाएगा, उसमें 3 4 5 साल लगेंगे, वो 3 4 5 साल में एडजस्टमेंट का पीरियड रहेगा। तो उस दौरान फिर आपका जो सरप्लस है वो तो रहेगा नहीं, तो आपको एक्सपोर्ट की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो आप कुपोषण देश में हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट किसके लिए कर रहे हैं? जो हमारे एलीट क्लास है उसको जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि हमारा यूरोपियन लिविंग स्टैंडर्ड हो। तो यूरोप में अगर आईफोन आता है 13 तो हमें तुरंत आईफोन चाहिए, अगर वहां पे नया जो मर्सिडीज बेंज का मॉडल आता है तो हमें वो चाहिए। तो जो खपत है, वो खपत तो हमारे एलीट क्लास की है, जो टॉप 5% है, उनके लिए हम कह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। जबकि अगर हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में भोजन वगैरह का जो स्थिति हो जाए तो फिर वो जो सरप्लस नहीं होगा, और सरप्लस नहीं होगा तो हमें को प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम वहां आएगी जबकि हमारे दाम इंटरनेशनल प्राइसेस से ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अंदर उसमें हमें ड्यूटीज वगैरह पे लगाना पड़ेगा, ड्यूटीज का देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ड्यूटी लगाएं जिससे कि जो इंटरनल जो प्रोडक्शन है उस पर असर ना पड़े। अभी आपने देखा था कि सियाटल राउंड के बाद 1999 के बाद 1400 कमोडिटीज को लिबरलाइज कर दिया गया था, तो बहुत ज्यादा ऑयल वगैरह इंपोर्ट होने लगा था। यहाँ पे हमारे जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ऑयल सीड प्रोड्यूसर हैं, उनकी जब परेशानी हो गई थी उस समय फिर ड्यूटी बढ़ानी पड़ी थी, है ना। तो डब्ल्यूटीओ के साथ हमें चलते हुए अपनी जो समस्याएं हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, समस्याएं तो हर स्थिति में है। आज बहुत भयंकर समस्या है गरीबी की और जो आम आदमी की परेशानी की, उस स्थिति में दूसरी समस्याएं आएंगी, वो चाहे जो इन्फ्लेशन हो मिडिल क्लास का, चाहे वो जो बिजनेसमैन के लिए जो वेजेस बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो हमारा इंपोर्ट का जो समस्या हो सकती है, उनका भी समाधान निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो कृषि की समस्या है उसमें एक पूरा का पूरा पैकेज चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने 93, 94 और 94, 95 में जब ऑल्टरनेट बजट बनाया था तो एक पूरा पैकेज बनाया था कि किस प्रकार का टैक्सेशन होगा, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी होगी, कैसे रोजगार पैदा होगा, क्योंकि कृषि से बहुत ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है वहां पे।
तो जब तक कि हमारा रोजगार पैदा ज्यादा नहीं होगा नॉन एग्रीकल्चर में, तब तक वो कृषि में ही फंसे रहेंगे, तो आमदनी उनकी बढ़ेगी नहीं उतनी। तो इसलिए बहुत बड़ा पैकेज हमें चाहिए। तभी मैं बार बार लिख रहा हूं पिछले 1.5 साल से कि किसान नेताओं को एक पूरा पैकेज देना चाहिए कि वो किस प्रकार से ये समस्या का हल निकालेंगे। एमएसपी कैसे होगा सारी क्रॉप्स में, रोजगार कैसे होगा, वर्कर्स की वेजेस, क्योंकि हो सकता है किसान भी रेजिस्ट करे कि वर्कर की वेज बढ़ा दी तो मेरा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मुझे तो ज्यादा लागत आएगी, तो वो एमएसपी में कवर हो जाएगा, तो किसान को उसका असर नहीं। अगर एमएसपी के लीगल गारंटी हुई और यहाँ पे वर्कर को मिनिमम वेज या लिविंग वेज हो गया, तो एमएसपी वो कवर करेगा, इसीलिए इन्फ्लेशन होगा। तो ये पूरा का पूरा एक पैकेज जो है वो बनाने की जरूरत है। जी, एक सवाल सब्सिडी को लेकर भी है कि डब्ल्यूटीओ पहले ही प्रेशराइज कर रहा है कि सब्सिडी घटाओ। बड़े मुल्क भी हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि सब्सिडी कम करो, सब्सिडी ज्यादा दे रहे हो, जबकि है उल्टा, वो ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं अपने किसानों को, अपनी खेती को, हम कम दे रहे हैं, उस पर भी दबाव है। तो क्या सरकार उस दबाव में आकर एमएसपी से पीछे हट रही है? देखिए, तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप एमएसपी सारी क्रॉप्स पे लागू करेंगे और वर्कर को मिनिमम वेज देंगे, तो अपने आप सब्सिडी कम हो जाएगी। क्योंकि फिर आप जब, अभी तो क्या है, लोग गरीब हैं, तो लोगों को गरीबी के वजह से आपको फूड सब्सिडाइज करना पड़ रहा है, उसका हाउसिंग सब्सिडाइज करना पड़ रहा है, एजुकेशन सब्सिडाइज करना पड़ रहा है, फर्टिलाइजर है, बिजली है, सब। लेकिन जब उसको आप लिविंग वेज देंगे और किसान को जब जो उसका पूरा फुल कॉस्ट पे आप 50% लगाएंगे, तो अगर बिजली का दाम बढ़ा, पानी का दाम बढ़ा, तो वो सारा उसमें इंक्लूड होगा, तो आपको सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रांजिशन का पीरियड जरूर होगा जिसमें थोड़ी परेशानी आएगी 2-3 साल तक, लेकिन सब्सिडी का बिल तो कम हो जाएगा। तो सब्सिडी का जो बिल अभी जो अगर डब्ल्यूटीओ कह रहा है, उन्नत देश कह रहे हैं कि हमारा सब्सिडी का बिल ज्यादा है, तो वो तो समस्या अपने आप ही कम हो जाएगी जब हम मिनिमम वेज देंगे और जो एमएसपी जो डिक्लेयर होगा ऑन 50% अबव फुल कॉस्ट, है ना। तो इसलिए सब्सिडी तो कम ही होगी। इसलिए मेरा मानना है कि आपको जो एमएसपी जो सब क्रॉप्स पे देने के लिए 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत नहीं होगी, जबकि आज आप 3-4-5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तरह तरह की सब्सिडीज वगैरह में। तो इसलिए ये भी मतलब लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि आज की स्थिति को नई स्थिति में लगा देते हैं, जबकि नई स्थिति में सारी चीज बदल जाएगी। जी। मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है कि सरकार कारपोरेट के दबाव में है? कारपोरेट सेक्टर 3 कानूनों को लागू करवाना चाहता था, वो ऑलरेडी सरकार को वापस लेने पड़े हैं। अब अगर एमएसपी आ गया, तो एक और ऐसा सिस्टम खड़ा हो जाएगा जिसमें कारपोरेट का जो एजेंडा है, खेती को अपने पाले में लाने का, अपने कब्जे में करने का, वो फेल हो जाएगा। तो ये पूरा जो लॉजिक दिए जा रहे हैं, रीजनिंग दी जा रही है, वो दरअसल इसलिए दी जा रही है कि कृषि किसानों के हाथ में पूरी तरह से न आने पाए, वो वहां से निकालने की गुंजाइश बनी रहे। और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो बिल वापस लिए गए कानून, वो दोबारा दूसरी शक्ल में आ भी सकते हैं। जी हाँ, ये तो सही बात है कि इसमें दबाव इंटरनेशनल फोर्सेस का भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कारगिल हैं, बाकी मोनसांटो वगैरह हैं। भारत में हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो रिटेल ट्रेड में घुसना चाह रही हैं, वो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए ये सारे चीजें कर रही हैं। तो ये तो किसानों को बात समझ में आ गई है कि जब आप ये एपीएमसी मंडी से बाहर आप जब बेचना अलाउ कर देंगे, तो धीरे धीरे एपीएमसी मंडी भी खत्म हो जाएगी, एमएसपी भी खत्म हो जाएगा। तो कॉर्पोरेट के हाथ में जो प्राइसिंग पावर आ जाएगी। जो छोटे छोटे किसान हैं उनके हाथ में तो प्राइसिंग पावर है नहीं। देश में लोग कहते हैं 11 करोड़ किसान हैं, 14 करोड़ हैं या 7.5 करोड़ हैं, पर इतनी संख्या में है कि उनको कोई मोनोपोली पावर नहीं है। जैसे कि इंडस्ट्री में होता है, वहां पे मोनोपोली पावर, ओलिगोपोली पावर होती है, तो उनको उनका कॉस्ट पता होता है और कॉस्ट के ऊपर मार्कअप करके अपना प्रॉफिट कमाते हैं। किसान ये नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये जो किसानों को समझ आ गई है बात कि जब ये एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएगी तो एमएसपी भी खत्म हो जाएगा और उनकी जो आमदनी है वो और गिर जाएगी। और जो छोटे किसान हैं उनको जो अपना जमीन बेच देनी पड़ेगी। तो जैसे कि बिहार से जो वर्कर है जो पंजाब में जा रहा है, वो यही समझाता है कि जब से एपीएमसी मंडी 2006 के बाद बिहार में खत्म हो गई, तो वो लोग अपने आप ही अपने जो खेत में ही जो वर्कर हो गए हैं या वो पंजाब आ रहे हैं काम करने के लिए। तो ये बात किसानों को समझ में आ गई है, इसलिए किसानों को ये समझ में आ गया कि सारा स्कीम कॉर्पोरेट के हाथ में देने का है, मल्टीनेशनल्स के हाथ में देने का है, और इसीलिए उन्होंने रेजिस्ट किया। अब ये पॉलिटिकल मसला जो है, वो पॉलिटिकल मसला इतना आसानी से हल नहीं होगा, क्योंकि जब जब सरकार ने विड्रॉ किया है 3 बिल का, या जब बात की है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो उनको भी समझ में आ गया है कि इसका पॉलिटिकल कॉस्ट है और ये पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत बड़ा है।
और अब जब किसान अपना एक तरह से जीत गए हैं, तो और प्रेशर डाल के वो और अपनी मांगे मनवा सकते हैं। और जो कॉर्पोरेट है उसको ये सहना पड़ेगा, जो अभी तक सोच रहे थे कि हम इससे फायदा उठा लेंगे, है ना, वो अभी जो उनको लग रहा है कि फायदा नहीं उठा पाएंगे, धीरे धीरे वो फिर कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आए। पहले कहा जाता था कि 1991 में जो उदारीकरण हुआ था वो कृषि में नहीं हुआ था, इंडस्ट्री में हुआ था। तो उदारीकरण कृषि में भी होना चाहिए था। और ये जो देखा गया पैंडेमिक के दौरान, जिस समय प्रोटेस्ट नहीं हो सकता था, उस दौरान ये बिल जो है फोर्स कर दिए गए, जिस तरह से पार्लियामेंट में पास किए गए बिना डिस्कशन के या जो जल्दबाजी में। वो सारा इसलिए था क्योंकि जब सरकार को लगा कि अभी कोई ऑपोजिशन नहीं होगा, सरकार ने एंटिसिपेट नहीं किया था। और सरकार के जो कॉर्पोरेट जो सपोर्ट करते हैं उन्होंने एंटिसिपेट ये नहीं किया था कि इतना जबरदस्त प्रदर्शन इतने देर तक चलेगा। तो ये मूवमेंट का ही जो वो वजह है कि सरकार को झुकना पड़ा और कॉर्पोरेट्स को अभी इंतजार करना पड़ेगा। वो बाद में आके जरूर फिर से कोशिश करेंगे, वो छोड़ते नहीं है, वो किसी ना किसी तरह से वो करेंगे। वो कृषि में किसी ना किसी तरह का क्राइसिस ले आएंगे, कहेंगे कि देखिए एमएसपी जो आपने लागू कर दिया इसलिए क्राइसिस आ गया है। तो वो कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन यहाँ पे किसान जो नेता हैं उनकी जागरूकता बहुत जरूरी है कि उनको ये पता होना चाहिए कि ये चलता रहेगा। और उनको जो आम किसान है, छोटा किसान है, उसको समझाना पड़ेगा, वर्कर को साथ लेना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स हैं वो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन वगैरह चल रहा है। तो वर्कर और फार्मर की यूनिटी बहुत जरूरी है इस समय, उसके लिए कॉन्शियसनेस रेज करना बहुत जरूरी है। जी। मेरा अंतिम प्रश्न है कि दुनिया में कहीं भी एमएसपी नहीं है, हमारे यहाँ एमएसपी का प्रयोग चल रहा है, एमएसपी को वैधानिक दर्जा देने की बात की जा रही है। क्या आपको लगता है कि व्यवहारिकता के धरातल पर इसको ठीक से लागू किया जा सकेगा? कई लोग तर्क देते हैं कि अलग-अलग वैरायटी, अलग-अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। अब किस तरह से इतनी चीजों के दाम फिक्स किए जाएंगे, किस तरह से उनकी खरीदी होगी, कौन खरीदेगा, ये तमाम चीजें कुछ आप एक्सप्लेन कर चुके हैं, कुछ इस तरह की चीजें जो हैं उनको कैसे आप एडजस्ट करेंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि कोई भी नई चीज करने में दसियों परेशानियां आएंगी, लेकिन क्या आज परेशानी नहीं है? जितनी गरीबी आज हमारे देश में है, जो हमने पैंडेमिक के दौरान देखा कि कितना पलायन हुआ, इतनी कितनी मुश्किल हालत में हुआ। तो जब इतना बड़ा तबका हमारे देश का जो परेशानी में है, तो वो क्या परेशानी नहीं है? जो आप तब्दीली करेंगे उससे उनकी परेशानी कम होगी। जैसे मैंने कहा 95% लोगों को तो फायदा होगा इसमें। तो क्या उनका जो इंटरेस्ट हमको नहीं देखना चाहिए? दूसरी बात ये है कि जैसे कि आपने कहा कि जो तरह-तरह की जो समस्या आएगी, सब्सिडी का है, प्रोक्योरमेंट वगैरह का है, तो क्या गेहूँ में अलग-अलग वैरायटी नहीं होती है, पैडी में अलग-अलग वैरायटी नहीं होती है, गन्ने में अलग-अलग वैरायटी नहीं होती है, तो क्या हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते? देखिए जो गेहूँ है, जो गन्ना है, जो आपका चावल है, वो भी अलग-अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रोड्यूस होता है, अलग-अलग कॉस्ट होता है उसका, लेकिन आप एक एवरेज प्राइस फिक्स कर देते हैं। तो उसमें एवरेज प्राइस में जहाँ पे कि बेहतर है, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जहाँ पे कि जो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ कम प्रॉफिट होगा, तो लोग शिफ्ट कर जाएँगे उससे दूसरी क्रॉप में। तो एक एवरेज प्राइस डिटरमिन करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब इंडस्ट्री है, अब जैसे कोलगेट पामोलिव है, वो कितने तरह के टूथपेस्ट बनाता है ना? हिंदुस्तान लीवर है, वो कितने तरह के प्रोडक्ट करता है, हर प्रोडक्ट की अलग-अलग प्राइसिंग होती है। तो क्या प्राइसिंग करना इतना कठिन है? अगर हम इंडस्ट्री में मतलब लाखों प्रोडक्ट होते हैं इंडस्ट्री में, सर्विसेज में लाखों तरह की सर्विसेज होती हैं, तो क्या हम उनके अलग-अलग दाम नहीं चार्ज करते? तो ये कोई ऐसा बात नहीं है कि जो थ्योरेटिकली हम नहीं कर सकते। हाँ, प्रैक्टिकली ज़रूर डिफिकल्टी आएगी, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हमारी सब जगह हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक कॉस्ट मतलब डिटरमाइन करती हैं, तो वो बाकी चीज़ों के भी कॉस्ट डिटरमाइन कर सकती हैं। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ज़रूर चाहिए होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ज़रूर चाहिए होगी और करप्शन को डील करना पड़ेगा, जो आज प्रोक्योरमेंट वगैरह में करप्शन है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किलें नहीं आएँगी। मुश्किलें ज़रूर आएँगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इससे देश का भला ही होगा। क्योंकि जब जो आम आदमी के हाथ में परचेजिंग पावर आएगी, तो फिर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से इंडस्ट्री की भी डिमांड बढ़ेगी और इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ने से हमारी ग्रोथ होगी। अभी आपने देखा कि जो नोटबंदी के बाद क्योंकि हमारे देश में असमानता बहुत बढ़ गई, असंगठित क्षेत्र बहुत बुरी तरह पिट गया, तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ तो ऑलरेडी स्लो डाउन कर रहा था। 8% से वो गिर के 3.1% पे आ गया था, पैंडेमिक के पहले, और उसके बाद तो और भी कोलैप्स हो गया। तो हमें तो पहले ही दिख रहा था कि ये जो असमानता है, जो आम आदमी की परेशानी है, जब तक वो चलती रहेगी तो अर्थव्यवस्था ठीक रास्ते पे नहीं आएगी। और जब जिस दिन अर्थव्यवस्था ठीक रास्ते पे आ गई, तो बिज़नेस को भी फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, देश को भी फ़ायदा होगा, मिडल क्लास को भी फ़ायदा होगा। तो ये टेम्परेरी डिफ़िकल्टी ज़रूर आएँगी, साल, 2 साल, 3 साल,
उसको हमें झेलना पड़ेगा, पर अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और एक कॉन्शियसनेस हमें करनी पड़ेगी देश में कि इक्विटी बहुत जरूरी है। ये पैंडेमिक का भी लेसन है कि इक्विटी बहुत जरूरी है। जी, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 95% लोगों का मसला एमएसपी से जुड़ा हुआ है। अगर एमएसपी को वैधानिक दर्जा दिया जाता है, ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो फिर और पूरे देश में कहा कि अब मिनिमम जो लिविंग वेज भी जरूरी है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये 3 चीजें तो जी, अहम है एकदम। जी। तो और ये तीनों चीजें 95% लोगों से, आवाम से जुड़ी हुई हैं, इनका ख्याल रखने से जुड़ी हुई हैं। इसलिए सरकार को 5% लोगों को की चिंताओं को दरकिनार करके 95% लोगों के बारे में सोचना चाहिए और एमएसपी को लागू करने के मामले में किसानों की जो मांग है उसको पूरी करना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।